Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेज 5 यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है यूपी पीएससी जीआईसी के क्वेश्चन पेपर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा ये प्रिलिमिनरी वाला है एग्जामिनेशन 2013 का. ठीक, कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी के लिए है. तो हम जो है स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ डबल काउंटिंग इन नेशनल इनकम टर्म्स वुड बी एडिंग ऑफ. ठीक, यानी हमारा जो नेशनल इनकम को काउंट करने का जो फार्मूला होता है, जैसे हमारा प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, ठीक, और बोथ दोनों हो गया. तो इसमें हमारा जो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आती है. डबल काउंटिंग किसको बोलते हैं? जैसे कि आपने जो है कोई भी गुड है मैन्युफैक्चरिंग और उसके फाइनल आउटपुट, तो जैसे कि उसके रॉ मटेरियल पे भी जो है टैक्स लग गया और उसके फाइनल आउटपुट पर. ठीक, तो इसे जो है प्रॉब्लम आप डबल काउंटिंग करेंगे, क्योंकि जैसे डबल टैक्सेशन होता है उसी तरह डबल काउंटिंग हो जाता है. ठीक, तो इसमें पूछा है कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम जो है इसमें आएगी, किस सेक्टर वाले गुड में आएगी. तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट एंड गैस आउटपुट, तो इसमें नहीं आएगी. ठीक, वेजेज ऑफ बस एंड ट्रेन ड्राइवर्स, इनकी जो वेजेज में बिल्कुल नहीं आएगी. द वैल्यू ऑफ ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे जो आयरन ओर है यानी कि जो रॉ मटेरियल वाला है और जो आयरन का फाइनल आउटपुट है इस पे आएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. अब हम जो है सेकेंड देखते हैं, जीएनपी इक्वल. तो हमारा जो जीएनपी होता है ये होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. आपको इसका फार्मूला पता है, मैंने कितनी बार बता दिया है. ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा. तीसरा है हमारा, टू एडजस्ट जीडीपी फ्रॉम मार्केट प्राइसेस टू फैक्टर कॉस्ट, यानी हमारा जीडीपी जो है कि अगर हम मार्केट प्राइस से उसको फैक्टर जीडीपी एट फैक्टर कास्ट करते हैं, तो उसमें से हम माइनस जो करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी. उस पर जो है हम इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को जो है उसमें से घटा देते हैं, तो हमारा जो है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है. इन यूजिंग the expenditure approach to calculate GNP of an economy, import should be deducted because ऑप्शन ए है हमारा, some import are substitute of domestic product. बी है हमारा, some import are intermediate good. सी है हमारा, some import will lead to payment to foreign countries. डी है हमारा, इम्पोर्ट्स आर द एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय फॉरेन कंट्रीज़. तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा. ठीक, अब हम जो है देखते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज. तो ट्रांसफ़र पेमेंट हमारा जो है इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि ये जो है गवर्नमेंट जो है ट्रांसफ़र करती है पब्लिक को. ठीक, और ये कोई जो है और इसका कुछ हमें पता नहीं रहता है कि ये जो है पाने वाला जो भी है, इसका जो बेनिफिशियरी है वो इसे कहाँ और किस पार्ट पे वो कंज्यूम कर रहा है. तो इसलिए इसका जो है कैलकुलेशन जीएनपी में नहीं होता है. तो दे आर इंक्लूडेड इन जीएनआई बट नॉट द नेशनल इनकम. दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन इनकम ऑफ हाउस होल्ड. दे आर नॉट रिटर्न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. दे आर नॉट टैक्सड बाई द गवर्नमेंट. तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा जो है सही हो जाएगा, पाँचवा का ए. नेक्स्ट है हमारा 6, परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज बाई. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. हमारा हाउस होल्ड एंड फर्म आर आल्सो काउंटेड इन इन्वेस्टिंग स्पेंडिंग. फिर हमारा जो है 7वां क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विसेज आर वैल्यूड एट मार्केट प्राइस व्हेन कैलकुलेटिंग जीडीपी. सिंस सम आउटपुट of government are not sold, they have no market price in the actual calculation of GDP. तो जब हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन होता है तो हम उसे जो है
देयर वैल्यू इज एस्टिमेटेड फ्रॉम द मार्केट प्राइसेज ऑफ सिमिलर मार्केट प्रोवाइडेड सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हम उसको जो है इंक्लूड कर देते हैं कि वो एक्चुअली नहीं, बस उसके अकॉर्डिंग जो और भी सब्स्टिट्यूट है उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं इन दैट गिवन पीरियड। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 8 क्वेश्चन। इफ़ मिस्टर एक्स स्पेंड ₹6,000 टू बाई अ न्यू रेफ्रिजरेटर, यानी जो है मिस्टर एक्स है वो जो है फ्रिज खरीदते हैं 6,000 रुपये का, और फिर जो है अपने हाउस को जो है पेंट कराने के लिए जो है 4,000 रुपये खर्च करते हैं, फिर अपना जो है शेयर्स में 3,000 रुपये खर्च करते हैं। तो उनके जो खर्च हैं, यानी उनके जो है इमीडिएट नेशनल प्रोडक्ट पे, यानी जो नेशनल इनकम के है उसमें इमीडिएट इफ़ेक्ट क्या आएगा? तो इमीडिएट इफ़ेक्ट आपका ये शेयर वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये ओवर द पीरियड, यानी उन्होंने कोई शेयर खरीदा होगा, बॉन्ड खरीदा होगा, उसका उनको प्रॉफिट तो कुछ समय के बाद मिलेगा। लेकिन ये फ्रीज वाला और ये हमारा 6,000 वाला और ये वाई पेंट वाला, इनका तो जो है इमीडिएट इफ़ेक्ट है ना, तो ये 6 4 10,000 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसफ़र पेमेंट? तो ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब कि एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करना, ठीक। और जैसे कि अगर कुछ बेनिफिशियरी के थ्रू, या जैसे यहाँ पॉकेट अलाउंस टू चिल्ड्रेन हो गया, तो ये भी जैसे कि पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। मेंटेनेंस अलाउंस टू ओल्ड पेरेंट, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक। सॉरी, यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव नहीं होगा, ये वाला होगा मेंटेनेंस अलाउंस टू ओल्ड पेरेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट ये होगा क्योंकि गवर्नमेंट जो है ट्रांसफ़र करती है फॉर द वेलफेयर के लिए, ठीक। तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि पेमेंट मोड टू हाउसवाइफ ये कोई ट्रांसफ़र पेमेंट का पार्ट नहीं होता, और ये तो जैसे एक हाउस का जो है, हाउस जो है कि एक फैमिली का पार्ट होता है, बी और ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10वां है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन जीएनपी एंड जीडीपी इज इक्वल। तो जीडीपी में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं तो ये हमारा जीएनपी हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ये पूछ रहा है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? तो आपने पढ़ा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अगर हम जो है एक जो है किसी जो है कि सामान का या कोई जो है रिसोर्स है उसके जो है हम एक यूज को जो है लाने के लिए जो है दूसरे यूज को जो है उसके सेक्रीफाइस कर देते हैं, यानी अल्टरनेटिव यूज को एक्सेप्ट करने के लिए एक यूज को जो है सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो जो इतना हमने सेक्रीफाइस किया वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे दिया है द अमाउंट ऑफ वन गुड दैट मस्ट बी गिवन इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वन मोर यूनिट ऑफ अनदर गुड। तो यही हमारा जो है ऑप्शन है कि हमने जो है एक गुड को जो है प्रोड्यूस करने के लिए हमने जो दूसरे गुड के यूनिट को जो है छोड़ दिया, ये हमारा जो है वो यूनिट की जो वैल्यू है ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 12th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फर्स्ट है, इफ़ AC इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन MC विल कोइंसाइड विद इट। अगर आपका इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है तो आपको पता है P = AR = MR = MC होता है फार्मूला, ठीक। और उसी में अगर हमारा जो है परफेक्ट कंपटीशन है तो AR = AC भी होता है, ठीक। तो जब AR = AC और MR = MC हो जाएगा तो ये जो है एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ही तो हुए, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। अब सेकेंड है हमारा, इफ़ AC राइजेज MC विल राइज एट अ ग्रेटर रेट, यानी हमारा AC इंक्रीज हो रहा है, MC उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता है, और वही हमारा जो है फॉल के केस में है। बट ये ऑप्शन नंबर डी कहीं पे भी सही नहीं होता कि AC राइज होता है, तो ये MC विल राइज एट द सेम रेट। अगर आपका जो है B और C सही है तो D आपको पता है कि ऑटोमेटिकली ये गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 13, द हायर द वैल्यू ऑफ द क्रॉस इलास्टिसिटी द स्ट्रॉन्गर विल बी। तो
क्रॉस इलास्टिसिटी की वैल्यू जो है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी लाई करती है, और जो ये पॉजिटिव वाली वैल्यू होती है 0 टू +इन्फिनिटी, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन के लिए, और 0 टू -इन्फिनिटी हमारा जो है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए होती है। तो चाहे वो माइनस हो चाहे वो प्लस हो, दोनों जो है हाई में आते हैं, ठीक। और जब ये हाई में आते हैं तो हम इसको जो लगाएंगे हमारा बोथ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूबिलिटी, बोथ ए एंड बी, ठीक, क्योंकि दोनों जो है स्ट्रॉन्गर है, चाहे वो इनकेस ऑफ माइनस हो इनकेस ऑफ प्लस हो। 14th क्वेश्चन है ब्रेक इवन पॉइंट फॉर अ फॉर्म ऑकर वेयर इट्स। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स हो या इसको बोलते हैं हम शट डाउन पॉइंट्स, ठीक। तो वो होता है P = AVC। हमारा जब प्राइस हमें जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से हमारा कम हो जाता है या इसके बराबर मिलता है, तब हमारा जो है इस पॉइंट हमारा जो है ये शट डाउन पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इसके बाद अगर हमारा प्राइस कम होता है तो हमारा जो है फॉर्म जो है बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नन ऑफ द एबव, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द मेजर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो रेशियो ऑफ चेंज इन डिमांड टू रेशियो इन प्राइस, यानी डेल डी चेंज इन डी बाई चेंज इन प्राइस, ये पूछा है, ठीक। रेशियो ऑफ चेंज इन प्राइस टू चेंज इन डिमांड, ठीक, यानी चेंज इन प्राइस में और चेंज इन डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी पूछा है, यानी आपका जो है प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंज होता है। रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक, यानी परसेंटेज चेंज इज क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन एक्स, यानी कि प्राइस, ठीक। तो ये हमारा, और चौथा ऑप्शन है हमारा जो है नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कि इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है हमारा डेल Q बाई डेल P। तो ये हमारा जो हो जाएगा सी ऑप्शन, ये हमारा हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलस्ट्रेटेड बाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, यानी जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर होता है, जो कि कांस्टेंट भी होता है, इंक्रीजिंग भी होता है और डिक्रीजिंग भी होता है, ठीक। और उसको जो है हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके थ्रू जो है इसे प्रोडक्शन फंक्शन दिखाते हैं। तो इसमें ये हमारा बताता है, जो कि हमारा MRT, इसका स्लोप हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसका स्लोप हमारा जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये सॉरी, हाँ, मार्जिनल, ये इस तरह फिगर ये MRT होता है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि इस पॉइंट पे जो भी मतलब इस पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट आता है या एलोकेटिव इफ़िशियंसी होती है या कोई भी जो है कि आइसो कॉस्ट लाइन यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे टच कर दिया और हमारा जो पर्सन या फर्म इस पॉइंट पे होता है, तो ये एलोकेटिव इफ़िशियंसी को बताता है। और जो है यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड जो है उस लिस्ट कॉस्ट जो है कॉम्बिनेशन में होता है। तो यहाँ पे जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये भी होगी, एलोकेटिव इफ़िशियंसी ये भी होगी, नेसेसिटी फॉर चॉइस, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन है तो ये नेसेसिटी फॉर चॉइस तो होगी कि आप वहाँ पे लें, ये स्कार्सिटी को नहीं दिखाता है। तो 16 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 17, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विथ। तो ये दिया है हमारा मार्शल ने, ठीक, मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया है। अब 18 पूछ रहा है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिक्रीजेज अलोंग एन इंडिफरेंस कर्व, यानी कि हमारा जब ये इंडिफरेंस कर्व है तो यहाँ पे हमारा जो कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व MRS होता है, यानी इसका माइनस डेल Y बाई डेल X, ठीक। तो ये बोल रहा है कि मार्जिनल रेट यहाँ पे जो है ये यहाँ से यहाँ तक इंडिफरेंस कर्व पे ये डिक्रीजिंग होता है, तो बिल्कुल डिक्रीजिंग होता है ये, तभी तो लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई होता है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो है अप्लाई होती है। तो हमारा यहाँ पे दे रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज व्हेन स्टॉक ऑफ अ गुड इंक्रीज,
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो है डिक्रीज होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उस गुड को कंज्यूम करते जाते हैं, इसलिए जो है इस वाले गुड को जो है सेक्रीफाइस करते जाते हैं और यहाँ से जो है कंजप्शन बढ़ाते जाते हैं। ठीक, टू गुड आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ये वाला भी नहीं है। ठीक, कंज्यूमर कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस ऑफ अ गुड विद द डिक्रीज इन द स्टॉक ऑफ अ गुड, तो ये बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कंज्यूमर की जो कैपेसिटी होती है या सेक्रीफाइस करने की विलिंगनेस होती है, वो सिर्फ एक गुड को जो है डिक्रीज़ करने, मतलब उसके स्टॉक की वजह से डिक्रीज़ नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कंज्यूम करता है, तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जैसे जैसे वो कंजप्शन इंक्रीज करता जाता है वो लो होता जाता है। तो यहाँ ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग नन ऑफ द एबव होगा। ठीक, एंड इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हैज़, तो वो पॉजिटिव स्लोप होता है। जब हमारा इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है, तो जब इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है तो यानी हमारी जो है इंडस्ट्री डिक्रीजिंग रिटर्न होती है, तो उस केस में हमारा जो है सप्लाई कर इस तरह से होता है। हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये दिया है, क्वांटिटी सप्लाई एंड द प्राइस इन द मार्केट विल ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन एज सप्लायर विल बी विलिंग टू सप्लाई हायर आउटपुट लेवल एट हायर प्राइसेस, दिस विल ट्रांसलेट इनटू हायर रेवेन्यू। इसलिए जो है हमारा सप्लाई कर होगा वो स्लोप अपवर्ड टू द राइट होगा, यानी कि क्वांटिटी सप्लाई में और जो कि प्राइस में आपको पता है कि हमेशा से ही पॉजिटिव कोरिलेशन रहता है, और जैसे ही आउटपुट हमारा ज़्यादा होगा उसके जो है प्राइसेज जो है ज़्यादा हो जाएंगे, तो हमारा सप्लाई कर अपवर्ड टू द राइट यानी कि हमारा जो है पॉजिटिव होता है। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 19, हमारा जो है पॉजिटिव स्लोप। नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन। Oligopoly is a market situation where there are few firms producing close substitute. There are few firms producing entirely different goods. There are few firms producing complementary. There are two or more monopolistic firms. तो यहाँ पे ओलिगोपॉली के बारे में पूछ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल नहीं होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट हमारा जो है मोनोपॉलिस्टिक में होता है, क्योंकि वो जो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट को जो है थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, लेकिन हमारा जो ओलिगोपॉली में डिफरेंशिएटेड एंड डिफरेंशिएटेड गुड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 21 में आपको जो है डायग्राम आप बनाएंगे तो आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सपोज दैट गुड ए इज प्लॉटेड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक, यानी ये हमारा जो है डायग्राम है, ये यहाँ पे हमारा गुड ए है। ठीक, अब इफ़ द प्राइस ऑफ ए डबल, यानी पहले ए होता था इसके प्राइस यानी पी होता था, अब इसका प्राइस 2p हो गया। ठीक, एंड द प्राइस ऑफ बी ट्रिपल, यानी यहाँ पे गुड ए है, यानी अब इसकी प्राइसेज जो है 3pb हो गई। ठीक, यानी प्राइस ऑफ बी 3 गुना हो गया। ठीक, तो कंज्यूमर का जो है इनकम जो है उस पर कोई चेंज नहीं है, तो बजट लाइन क्या होगा? तो सपोज दैट पहले बजट लाइन ये है, ठीक, ए और बी। अब हमारा जो है ए जिसकी प्राइस जो है दोगुनी हो गई, यानी अब वो ए गुड को पहले की तुलना में आधा कंज्यूम करेगा। ठीक, तो अब आप इसको ये कर दीजिए, ये ए के प्राइस जो है डबल होने पे है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि बी की प्राइस जो है 3 गुनी हो गई, यानी कि इनकम सेम है हमारा, और अगर इनकम सेम है हमारा तो यानी कि हम जो है अब बी की क्वांटिटी को भी कम कंज्यूम करेंगे, यानी अगर उसकी 3 गुनी हो गई तो वो 1/3 हो जाएगी। 1/3 यानी कि आपकी आएगी 1/3 यहाँ पे। ठीक, तो अब जब 1/3 यहाँ पे आएगी तो ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी आपकी ये बजट लाइन ये इस तरीके से हो गई। ठीक, अब आपकी ये बजट लाइन इस तरीके से हो गई, तो इसने क्या पूछा है, विल बिकम स्टीपर
तो जी नहीं, स्टीपर तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये जो बी की प्राइस है वो 3 गुना कम हो रही है और ए की प्राइस जो है 2 गुना कम हो रही है। तो ये इस तरीके से आएगी, इस तरीके से आएगी, कभी भी इस तरीके से नहीं आएगी। स्टीपर ये वाला है, ठीक, स्टीपर ये वाला है, ये वाला यूनिटी में आएगा, लेकिन ये वाला जो है फ्लैटर में आएगा। विल बिकम फ्लैटर, बिल्कुल ये जो है फ्लैटर आएगा, ठीक। टूवर्ड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो वो चीज़ें अलग है, लेकिन यहाँ पे फ्लैटर और ये तो जो है कि विल बिकम स्टीपर, विल बिकम ये, तो ये है कि हाँ, इन जो बजट लाइन है हमारा इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है और विल शिफ्ट इन टूवर्ड द ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो ओरिजिन की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक दिया विल शिफ्ट आउट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से बाहर, यानी इस पॉइंट पे आ रहा है तो नहीं, लेकिन हाँ इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो विल बिकम फ्लैटर, ठीक। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स यानी कि यहाँ पे एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इनकम चेंज द इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन बट नॉट द स्लोप, यानी ये बोल रहा है इंडिफरेंस कर्व के बारे में है। इंटरसेप्ट से यहाँ पे मतलब जैसे कि अगर हम जो है हमारे पास जो है इनकम जो है 100 रुपीज़ है और प्राइसेज ऑफ गुड जो है एक का 10 रुपये है, ठीक। और तो हम 10 रुपये में हमारे पास 100 रुपये है, 10 रुपये प्राइस, तो कितने गुड खरीदेंगे? 10 गुड, ठीक। तो वो जो क्वांटिटी ऑफ गुड है वो इंटरसेप्ट बताता है। अगर आपको बोले एक्स का इंटरसेप्ट यानी एक्स की क्वांटिटी, अगर वाई इंटरसेप्ट तो वाई की क्वांटिटी। तो एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इनकम चेंजेज द इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन। तो ये हमारा जो है बजट लाइन, जैसे कि अगर आपका इस तरीके से है और ये शिफ्ट हो गया ऐसे, तो ये एक्स का जो है इंटरसेप्ट जो है चेंज हो गया, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक। तो ये बोल रहा है जब इनकम हमारा चेंज हो रहा है इंटर से और हमारा जो है प्राइसेज चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा जो है पैरेलल शिफ्ट करेगा इसके, और जब पैरेलल शिफ्ट करेगा तो इंटरसेप्ट हमारा चेंज होगा, यानी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, ठीक, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, लेकिन स्लोप में चेंज नहीं हो रहा है, यानी क्योंकि ये पैरेलल है तो स्लोप में चेंज बिल्कुल नहीं हो रहा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट बिल्कुल सही है। अब हम करते हैं बी की बात। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स चेंजेज बोथ द एक्स इंटरसेप्ट एंड द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। तो आप देखिए पहले हमारा जो है ये है, अब हमारी एक्स की जो है प्राइसेज चेंज हो गई, या कम होगी या ज़्यादा होगी, या कम होगी या ज़्यादा होगी। अगर कम होगी तो ऐसे होगी, ज़्यादा होगी तो ऐसे होगी। तो इसमें हमारा बजट लाइन चेंज हो गया और इंटरसेप्ट क्वांटिटी हमारी चेंज हो ही रही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी जो है सही है। अब हम जो है बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी कि हमारे प्राइस ऑफ गुड एक्स में भी इंक्रीमेंट हो रहा है और प्राइस ऑफ गुड वाई भी इंक्रीज हो रही है, बट जो है कि ये नहीं बता रहा कि वो कितनी इंक्रीज हो रही है, ठीक। क्योंकि अगर उसने जो है अमाउंट फिक्स किया होता कि हमारा तो ये बोलता है मे और मे नॉट चेंज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो अगर उसने अमाउंट फिक्स किया होता कि 10 रुपये हमारा गुड एक्स की भी चेंज हो रही है, 10 रुपये हमारा गुड वाई की भी चेंज हो रही है, तो हमारा जो बजट लाइन है और इनकम चेंज नहीं हो रही, तो वो हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट होता, ठीक, ओरिजिन की तरफ हमारा जो है शिफ्ट होता, ठीक। यहाँ पे जो है एक आंसर है इसका, ये आप जो है ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि फ्लैटर भी हो सकता है और अंदर की तरफ ओरिजिन की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो इस 21 वाले क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा डाउट है कि ये कौन सा ऑप्शन देंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको ड्रा करके बताया कि किस तरीके से ये फ्लैटर होता है और ये ओरिजिन के पास जा रहा है, इस साइड से भी इस साइड से भी, ये भी हो सकता है, बट मोर कॉन्फिडेंट इन दैट पॉइंट ऑप्शन बी, ठीक। तो यहाँ पे हम जो है ऑप्शन ऑफ डी की बात कर रहे थे कि एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड वाई। तो इसमें जैसे कि अगर ये है दोनों के प्राइसेज में सेम चेंज हो रहा है, जैसे दोनों सेम प्राइसेज में घट रहे हैं तो ऐसे आएगा, और सेम प्राइसेज में जो है घट रहे हैं बढ़ रहे हैं तो ये ऐसे एक हो गया, घट रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, बढ़ रहे हैं तो ये हो जाएगा,
ठीक, जब ये हो जाएगा तो इसमें जो है इंटरसेप्ट चेंज होगा, हमारा स्लोप नहीं चेंज होगा। ठीक, और लेकिन इसने ये कहा कि ये जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो है इंटरसेप्ट हमारा स्लोप हमारा चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट भी सही है। अब पूछ रहा है कौन सा फॉल्स है, तो एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड एक्स, ऑप्शन नंबर सी बढ़ रहा है। ठीक, और इक्वल परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड वाई, यानी सेम इसमें देखिए डी में सेम नहीं बोला था, सी में बोला है कि सेम यानी एक्स के भी प्राइस में सेम चेंज हो रहा है, प्राइस के गुड वाई के भी प्राइस में सेम चेंज हो रहा है। तो आपका अगर सोचिए कि अगर वो इस तरीके से है, अगर वो यहाँ पे आया तो क्वांटिटी इंटरसेप्ट तो चेंज हुई ना यहाँ से यहाँ, और अगर उसकी प्राइसेस दोनों की जो घट रही हैं, यहाँ पे आया तो भी क्वांटिटी चेंज हुई, दोनों सेम है। लेकिन स्लोप ऑफ बजट लाइन कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, वो सेम है। ठीक, तो जब यहाँ पे सेम है तो इसने बोला कि इसका जो है एक्स वाई के चेंज के साथ स्लोप ऑफ बजट लाइन भी चेंज होगा। तो ये जो है ऑप्शन स्लोप ऑफ बजट लाइन चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है गलत है। यानी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इसने पूछा है कि फॉल्स कौन है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 23rd, ऑन अ टिपिकल ऑप्टिमल चॉइस डायग्राम। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छे हैं, आपको जो है इससे सॉल्व करने का तरीका, डायग्राम, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। और एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन निकल के भी आ रहे हैं, और मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रही हूँ। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और अपने डाउट्स क्लियर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 23rd है हमारा, ऑन अ टिपिकल ऑप्टिमल चॉइस डायग्राम विद बजट लाइन एंड डिफरेंस करो, यानी इंडिफरेंस करो बजट लाइन हमारे, यानी कि हमारा जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे हमारा इंडिफरेंस करो बजट लाइन को टच करेगा वहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा। द लाइन दैट कनेक्ट द कंज्यूमर ऑप्टिमल बास्केट एज द प्राइस ऑफ वन गुड चेंजेज होल्डिंग इनकम एंड द प्राइस ऑफ अदर गुड कांस्टेंट। तो आपको पता है एंजल कर हमारा इनकम और कंजप्शन कर के बीच के इनकम और कंजप्शन के बीच के रिलेशंस को बताता है, और वही हमारा इनकम कंजप्शन कर होता है। तो ये ए और डी तो कैंसिल है, डी हमारा प्राइस और क्वांटिटी में बताता है। ठीक, लेकिन प्राइस कंजप्शन कर क्या बताता है कि ये 2 गुड के प्राइस का होता है कि एक प्राइस हमारा जो है कांस्टेंट होता है और इनकम हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक, इनकम हमारा जो है कांस्टेंट होता है और प्राइस हमारा दूसरे गुड का जो है चेंज हो रहा होता है। तो उससे क्वांटिटी डिमांड में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको जो है हम बोलते हैं प्राइस कंजप्शन कर्व। ठीक, यहाँ पे हमारा 23rd का ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन नंबर 24, सपोज व्हेन द कंज्यूमर, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल और मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो आप जो है सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन जो है अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको याद भी अच्छे से रहता है। ठीक, और आप थ्योरी को अच्छे से समझ जाते हैं। तो सपोज व्हेन द कंज्यूमर इनकम राइजेज बाई 20%, हमारा जो है इनकम जो है 20% राइज हो रही है और कंज्यूमर कंजप्शन ऑफ गुड एक्स 20%। ठीक, तो आपका जो है एंजल लॉ उसके साथ कि इसका जो है एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या बोलता है कि हमारा जो है इनकम बढ़ता है, लेकिन इनकम बढ़ने के साथ कंजप्शन जो उस कंजप्शन बढ़ता है लेकिन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ता जिस प्रोपोर्शन में इनकम हमारा बढ़ता है। और ये पूछ रहा है किस गुड के केस में है, तो हमारा इन केस ऑफ गिफिन गुड हमारा होता है जो तो कंजप्शन हमारा बढ़ता है। ठीक, मार्जिनल गुड जैसा कुछ चीज़ नहीं होता। इन्फीरियर गुड के केस में हमारा यानी कि हमारा इनकम जब बढ़ता है तो ये जो है कंजप्शन इसका कम हो जाता है। इन्फीरियर में ये हमारा निगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा है 50% है, यानी 20% का हम 10% कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल गुड के केस में होगा, क्योंकि नॉर्मल गुड के केस में जो है हमारी कंजप्शन जो है लिमिटेड होती है। अब हम जो है इसके बाद जो है हम वीडियो जो है अब नेक्स्ट वाले में करेंगे 25 क्वेश्चन। वीडियो ऑलरेडी जो है 30 मिनट का हो गया है। तो अगर आपको जो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।